दोस्तों वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों अगर आप BHU BCom MCom का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल BHU BCom MCom का सेपरेट 10 प्लस टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस PDF नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकेंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको BHU BCom का अलग और BHU MCom का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ MCQ मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस MCQ बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर की। थर्ड है जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज़ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1 टेस्ट सीरीज प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और एक कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकेंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है कॉन्टैक्ट करेंगे, हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455231327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स, मैं देवाशीष BCom MCom पास फ्रॉम BHU एंड नेट क्वालिफाइड। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए, दैट इज कंपनी लॉ। ये कंपनी लॉ का जो वीडियो है ये हमारे MCom स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। BCom में कुछ बेसिक्स आएंगे, जैसे प्राइवेट कंपनी के मेंबर, पेड अप कैपिटल, मतलब कुछ बेसिक्स आएंगे जो कि हम वीडियो स्टार्ट करते समय बताते चलेंगे आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है BCom के लिए, और MCom के लिए पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन फ्रेंड्स तक, उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए जो लोग अभी भी अपने तैयारी को नहीं कर पा रहे हैं रिसोर्स के कमी के कारण। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, कंपनी लॉ। ये जो हम लोग कंपनी लॉ पढ़ेंगे ये एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि आप कंपनी लॉ 2013 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, पहले दिया है प्रोड्यूसर कंपनी, इन्वॉल्व इन प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर, नोन एज प्रोड्यूसर कंपनी। तो प्रोड्यूसर कंपनी किसको कहेंगे? जो प्लांटेशन और एग्रीकल्चर के काम में लगा हुआ है, ऐसे कंपनी को हम लोग प्रोड्यूसर कंपनी कहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद है प्राइवेट कंपनी। देखिए, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है। मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए, ये बीकॉम में पूछते हैं ये सब बातें। मैक्सिमम मेंबर 200, मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख। स्टूडेंट्स, अब जो ये मिनिमम कैपिटल का जो प्रोविजन है हट गया है, ठीक है। तो अब ये प्रोविजन 1 लाख का जो प्रोविजन है मिनिमम पेड अप कैपिटल का, वो अभी के प्रोविजन नहीं रहा अभी ये, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का, तो इट इज 1 लाख। फॉर द शेक ऑफ नॉलेज अभी आप लोग सुन लीजिए, ये मिनिमम कैपिटल का प्रोविजन अब हट चुका है। डायरेक्टर कितने होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में? 2। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्टेड है। कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट पब्लिक से नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जो कि सेक्शन 271 में डिफाइन है, जिनके मिनिमम मेंबर कितने? 7। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना, मैक्सिमम
लिख लीजिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख, मिनिमम डायरेक्टर 3, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर यस कर सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपल्सरी। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है आप लोगों के लिए, जो कि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में। देखिए, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 एवरेज प्रोस्पेक्टस। ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, आप लोग 2-1 ऐसे पढ़िए, 2-1। ठीक है। 2-1 एवरेज प्रोस्पेक्टर, 2-4 दैट इज 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 एप्लीट ट्रिब्यूनल। एप्लीट ट्रिब्यूनल आते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 में। एप्लीट ट्रिब्यूनल मतलब नेशनल कंपनी लॉ एप्लीट ट्रिब्यूनल, ये होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किस में डिफाइन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में, 2-5 में डिफाइन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। 2-6 में क्या डिफाइन है, एसोसिएट कंपनी मतलब सहायक कंपनी। ठीक है। 2-8 में क्या डिफाइन है, ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को ही नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऑथराइज कैपिटल इज आल्सो नोन एज, तो ऑथराइज कैपिटल इज आल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल। सेक्शन 2-8 में डिफाइन है। 2-15 में क्या डिफाइन है, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल 2 सबसेक्शन 15 में। 2-16 में चार्ज है। 2-18 में सीईओ क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 2-21 में दैट इज 2 सबसेक्शन 21 में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। 2-21 में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। 2-22 में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कुछ टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था अकाउंट्स के पोर्शन में, जब हम लोग अकाउंट्स में शेयर को पढ़ रहे थे, तो उस पे भी मैंने कुछ सेक्शंस को बताया था। कुछ उसमें ऐसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है, तो आप लोग उसमें से भी जाके देख सकते हो कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, लेकिन डिटेल में पढ़ने के लिए आप उस वीडियो को देखिए। वहां से आपको अकाउंट्स के शेयर वाले चैप्टर भी पूरे हो जाएंगे, और कुछ आपको लॉ से रिलेटेड भी पॉइंट्स उस वीडियो में भी आप लोगों को मिल जाएंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मेंबर ने जितना गारंटी लिया है कंपनी को पे करने के लिए एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो इट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मतलब मेंबर ने जितना शेयर खरीदा है कंपनी का, जितना शेयर सब्सक्राइब किया है, तो उतने उस शेयर के पेमेंट को ही करने के लिए वो लाइबल है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ₹10 का शेयर लिया है, फॉर एग्जाम्पल ₹10 का शेयर लिया है, ₹7 ये भी पेड किया है, तो ही इज लाइबल फॉर ₹3 रिमेनिंग बैलेंस जो है। ठीक है ना, रिमेनिंग बैलेंस जो है इसी के लिए वो लाइबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था सेक्शन 222 में लिमिटेड बाय शेयर। 230 में डिवेंचर है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 में डिवेंचर है। 231 में डिपॉजिट है। 2 सब सेक्शन 32 में डिपॉजिटरी है। 2 सब सेक्शन 33 में डेरिवेटिव है। बस आपको सेक्शन याद रखना है। ठीक है ना, टर्म नहीं पूछेगा कि इसको डिफाइन करो, उसको ऐसे बताओ। ठीक है ना, इतना नहीं पूछेगा, आपको सेक्शन पूछेगा। ठीक है, तो सेक्शन नोट डाउन करिए, और इसके बाद कुछ डिटेल्स भी है, उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 में होल्डिंग कंपनी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट इज एमओए। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द चार्टर ऑफ द कंपनी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, आप लोगों को पता होगा चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन। 1 पर्सन कंपनी 2 सबसेक्शन 62 में। 264 में पेड अप शेयर कैपिटल है, याद रखिएगा 264 में पेड अप कैपिटल है। 2 सबसेक्शन 69 में क्या है, प्रमोटर है। 270 में क्या है, प्रोस्पेक्टस है। देन उसके बाद 284 में क्या है, शेयर्स है। 285 में क्या है, स्मॉल कंपनी। 2 सबसेक्शन 88 में क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर। इसके बारे में स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, किसको कितना इशू किया जाता है, इन सबको मैंने बताया है आप लोगों को जब हम शेयर्स वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन 49 में मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। सेक्शन 49 में मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। 61 में
अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल है, ये भी हम लोग पढ़े थे उसमें कम अकाउंट्स के वीडियो में, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल उसमें भी था। सेक्शन 42 में प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 63 में इशू ऑफ बोनस शेयर। ये बोनस शेयर के बारे में हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया था अकाउंट्स वाले वीडियो में, ठीक है। एड वेलोरेम, एड वेलोरेम मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ठीक है। एड वेलोरेम मींस अकॉर्डिंग टू वैल्यू कहाँ यूज होता है? एंड एड वेलोरेम टैक्स इज बेस्ड ऑन द असेस्ड वैल्यू ऑफ एन आइटम सच एज रियल एस्टेट और पर्सनल प्रॉपर्टी। मतलब जो एड वेलोरेम ड्यूटी है ये आपको रियल एस्टेट में देखा जाता है, रियल एस्टेट के केस में, प्रॉपर्टी के केस में एड वेलोरेम ड्यूटी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एड वेलोरेम मींस अकॉर्डिंग टू वैल्यू। इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि एड वेलोरेम मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काइंड्स ऑफ कंपनी, ठीक है, कितने काइंड्स ऑफ कंपनी है और किन किनके क्या सेक्शंस है उसको भी हम लोग देख ले। कुछ सेक्शन तो अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक बार और यहाँ पे रिकॉल कर लेंगे। काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जैसे कि अभी पढ़ा इसको 222 में है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी 221 में है। प्राइवेट कंपनी किसमें? अभी देखा हम लोगों ने 268 में है। पब्लिक कंपनी भी अभी पढ़ा 271 में है, ठीक है। 1% कंपनी 262 में है, ठीक है। 262 271 ऐसे शॉर्टकट में बोल रहे हैं, इसको ऐसे मत बोलिएगा कि मतलब हम 262 नहीं कह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, अभी लिखा हुआ है कि 262 मतलब 2 सबसेक्शन 62, 271 मतलब 2 सबसेक्शन 71, ठीक है। स्मॉल कंपनी 285 मींस 2 सबसेक्शन 85। गवर्नमेंट कंपनी 2 सबसेक्शन 45। फॉरेन कंपनी 2 सबसेक्शन 47। होल्डिंग कंपनी 246। सब्सिडरी कंपनी 2 सबसेक्शन 87। प्रोड्यूसर कंपनी होता है, ये कंपनी लॉ एज पर 1956 के अकॉर्डिंग ये कंडक्ट होता है, मतलब रेगुलेशन इसके फ्रेम किए जाते हैं। अनलिमिटेड कंपनी 2 सबसेक्शन 92। अनलिमिटेड कंपनी मतलब देखिए, अनलिमिटेड कंपनी मींस the member of unlimited company are not directly liable to the creditor of the company, but in case of partnership partner क्या कह रहा है कि जो जो कंपनी के मेंबर होते हैं, अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग क्रेडिटर के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में अगर कोई अनलिमिटेड मेंबर है तो वो लोग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रेडिटर के लिए। अगर क्रेडिटर को पेमेंट नहीं किया जा सकता फर्म द्वारा ड्यू टू inadequate fund, then personal property of the member can also be used to make the payment to the creditor, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं 1% कंपनी, ठीक है। आप लोग पेन पेंसिल लेके रेडी रहिए और चीजों को नोट डाउन करते हुए चले जाइए, अलग से देख के नोट नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अलग से ऐसा नहीं कि पीडीएफ में मिल जा रहा है नोट्स तो वहां से आप लोग नोट डाउन कर रहे बैठ के, वो नहीं करना है। बस वीडियो सुनते रहिए, लिखते रहिए। वैसे क्या होगा, लिखते रहने से आपको चीजें याद भी होते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। 1% कंपनी मीन्स, 1% कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर, ठीक है। ऐसा कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन हो एज ए मेंबर, ये इट इज ए पार्ट ऑफ या इट इज ए टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी का ही एक टाइप होता है, ठीक है। द मेमोरेंडम ऑफ 1% कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन विथ हिज प्रायर रिटन कंसेंट, ठीक है। क्या कह रहा है, जो मेमोरेंडम है 1% कंपनी का, उसमें वो सारे अदर पर्सन के भी नाम को हमको शो करना पड़ेगा जो कि उस कंपनी में किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी टू बिकेम ए मेंबर ऑफ, टू बिकेम ए मेंबर ऑफ एन इंडियन कंपनी। आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा, रेसाइड इन इंडिया 182 डेज, ठीक है। 182 दिन का रेसिडेंस होना चाहिए मिनिमम। माइनर शेल नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी कैन नॉट कैरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ये देखिए, 1% कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को कैरी नहीं कर सकता। 1% कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट इन अदर कंपनी 2 years, 2 साल के अंदर 1% कंपनी किसी दूसरे कंपनी में कन्वर्ट भी नहीं हो सकता। पेड अप कैपिटल 50 लाख और एनुअल टर्नओवर एक्सीड 2 करोड़, ये इसका लिमिटेशन है, ठीक है।
प्रोड्यूसर कंपनी, अभी मैंने बताया कि प्रोड्यूसर कंपनी इट इज गवर्न बाय कंपनी एक्ट 1956। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल कंपनी मींस इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का एक ही नया फॉर्म है। पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीड 50 लाख, एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीड 5 करोड़। स्टूडेंट्स देखिए, आपको पूछा क्या जाएगा, एक जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा इसमें 1% कंपनी जिसमें एक ही मेंबर हो, ठीक है, 182 दिन का रेसिडेंट, ये सब मैंने बता दिया। दूसरा, 1% कंपनी क्या नहीं कैरी कर सकता, कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए, एनुअल टर्नओवर क्या होना चाहिए। इसी इसी में से आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पेड अप कैपिटल 1% कंपनी का कितना होना चाहिए, स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 50 लाख, और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़। ठीक है, तो इसी में से आपको क्वेश्चन पूछेगा ऐसे। गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ए गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उस सब्सिडरी कंपनी को भी गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी इज अंडर सेक्शन 129। ठीक है, अंडर सेक्शन 129 में, अंडर सेक्शन 129 में क्या बताया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी को सेक्शन 129 में रखा गया है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हम लोग पहले भी अकाउंट्स के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए फिर से रिकॉल कर लीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉरेन कंपनी, foreign company means company incorporated in foreign country but place of business in India। वो कंपनी जो फॉरेन की कंपनी वहां से इनकॉर्पोरेट हो रही है लेकिन उनका एक प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी स्टैब्लिश है, इट इज नोन एज फॉरेन कंपनी। होल्डिंग कंपनी इज द एग्जांपल ऑफ कंसोलिडेशन। होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेशन का ही एग्जांपल है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को, इंटरनल चीजों को, इंटरनल रूल रेगुलेशन के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाहर के रूल रेगुलेशन के लिए, ठीक है, जो भी होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक्सटर्नल अफेयर ऑफ द कंपनी मींस एक्सटर्नल चीजों के बारे में, रूल रेगुलेशन के बारे में एमओए हमको बताता है। इसको हम लोग चार्टर ऑफ कंपनी भी कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट द कंपनी। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, जो कंपनी को प्रोटेक्ट रखता है। इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, जो इंटरनल अफेयर्स को देखता है। इंडोर मैनेजमेंट रिलेटेड टू द इंटरनल अफेयर्स। तो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया कि इंडोर मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू द इंटरनल अफेयर्स। रूल ऑफ सुप्रीमेसी का केस देखा गया है फॉस वर्सेस हॉरबोटल। ठीक है, ये केस था फॉस वर्सेस हॉरबोटल में, इसमें रूल ऑफ सुप्रीमेसी देखा गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रूल ऑफ सुप्रीमेसी किस केस में देखा गया था, तो फॉस वर्सेस हॉरबोटल। ऑपरेशन मतलब ये वो वाला ऑपरेशन नहीं, हॉस्पिटल वाला। ठीक है, ऑपरेशन मतलब होता है क्रिमिनल एंड मिसमैनेजमेंट एक्टिविटी। जब आप कंपनी में कोई गलत एक्टिविटी करोगे, अनलॉफुल एक्टिविटी कंडक्ट करोगे, क्रिमिनल वर्क करोगे, इट इज नोन एज ऑपरेशन। टाइप ऑफ डायरेक्टर, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टर के बारे में कि डायरेक्टर कौन होते हैं, क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो पहले देख ले कितने टाइप होते हैं, फिर इनके बारे में और भी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। पहले दिया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए बिजनेस। वो पर्सन जो बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे डायरेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मींस यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परफॉर्म ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस फंक्शन। तो बिजनेस के ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक फंक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो आपको दो बात पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन सा डायरेक्टर करता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक बिजनेस फंक्शन को कौन कंडक्ट करता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी एंड पेड सैलरी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एम्प्लॉय हायर करता है और उसको सैलरी पे करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्शन पूछेगा आपसे, ठीक है ना, सेक्शन पूछेगा।
मैनेजिंग डायरेक्टर सेक्शन 2 सबसेक्शन 54, होल टाइम डायरेक्टर सेक्शन 2 सबसेक्शन 94। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते हैं? डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन द डे टू डे ऑपरेशन। ऐसे डायरेक्टर, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्टर विच हु डू नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंपनी इज नोन एज, तो इज नोन एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर मतलब, नॉमिनी मतलब क्या, नाम मात्र, ठीक है। नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, ऐसे डायरेक्टर को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक अपॉइंट करता है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1 पर्सन कंपनी है तो 1 डायरेक्टर चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 2 डायरेक्टर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो 3 डायरेक्टर, ठीक है। देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर के बारे में मैंने कुछ लिखा है। किसी भी कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 हो सकते हैं, ठीक है ना, 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15, लेकिन इसमें कुछ और भी बातें, हम 15 से इंक्रीज कर सकते हैं। नॉर्मल केस में 15 होता है, लेकिन 15 से क्या लिमिट बियॉन्ड जा सकता है, तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा है आप लोगों के लिए, तो उन बातों को आप लोग सुनिए। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए पब्लिक कंपनी बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 15 बाई पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब 15 तो मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट टू अपॉइंट डायरेक्टर, नॉर्मल तरीके से आप डायरेक्टर 15 डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 15 से ज्यादा डायरेक्टर की जरूरत है तो उसके लिए आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के बारे में अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। ए पर्सन कैन होल्ड डायरेक्टरशिप ऑफ 20 कंपनी एट ए टाइम, एक टाइम पे एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 20 कंपनी के डायरेक्टरशिप को, मतलब डायरेक्टर बन सकता है, मैक्सिमम 20 कंपनी के डायरेक्टर वो बन सकता है एक इंडिविजुअल। क्या कहा मैंने, एक इंडिविजुअल एक ही टाइम पे 20 कंपनी के डायरेक्टरशिप को ले सकता है, मतलब डायरेक्टर बन सकता है। आउट ऑफ दिस 20 ही कैन नॉट बी डायरेक्टर मोर देन 10 पब्लिक कंपनी एट ए टाइम, मतलब अगर पब्लिक कंपनी है तो 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी में हम डायरेक्टर नहीं हो सकते। फ्रेंड्स देखिए, इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस को आप लोग समझिए, ठीक है। कह रहा है 20 डायरेक्टर मैक्सिम, एक एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 20 कंपनी के डायरेक्टरशिप को होल्ड कर सकता है, लेकिन अगर वो पब्लिक कंपनी हुआ तो 10 कंपनी को ही सिर्फ वो होल्ड कर सकता है एज ए डायरेक्टर। समझ में आया, पब्लिक कंपनी हुआ तो 10, अदर में 20। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रमोटर के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी फॉर्मेशन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज, कंपनी जो बनती है, फॉर्मेशन होता है किसी भी कंपनी का, उसको 3 स्थिति से होके गुजरना पड़ता है, ठीक है। कौन कौन सा, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये 3 होते हैं इनके स्टेजेस। लीगल पोजीशन ऑफ ए प्रमोटर इज ही हैव ए फिड्यूशियरी रिलेशन, आपसे पूछेगा विच टाइप ऑफ रिलेशन प्रमोटर विथ कंपनी, कंपनी के साथ प्रमोशन का, प्रमोटर का कैसा रिलेशन होता है, फिड्यूशियरी रिलेशन, मींस द रिलेशन ऑफ ट्रस्ट विद द कंपनी, ही इज नॉट एन एजेंट नॉर एनी अदर पर्सन, ना तो ये कंपनी का कोई एजेंट होता है, ना ही कोई दूसरा कोई व्यक्ति होता है, ये कंपनी के फिड्यूशियरी रिलेशन में आता है। टू राइट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, किसी, आप लोग देखते होंगे कि किसी कंपनी के बाद लिमिटेड लिखा रहता है, तो किसी किसी कंपनी के बाद प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है। तो कंपनी के बाद हमको लिमिटेड लिखना है कि प्राइवेट लिमिटेड लिखना है, ये हमको बताएगा इस चीज के बारे में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बात मेंशन होगा कि आपको अपने कंपनी के बाद, नाम के बाद लिमिटेड वर्ड यूज करना है कि प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, जैसे कि अभी हम आपको इसके पहले भी बता चुके हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में, विच इज द मैनेज द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। टेबल ए रिलेटेड टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड इट इज वॉलंटरी, कौन सा टेबल रिलेटेड है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, टेबल ए। कंट्रोल इंटरनल अफेयर्स ऑफ कंपनी देख लिया, सीआईएन क्या है,
कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। डायरेक्टर इज द ब्रेन ऑफ द कंपनी, क्वेश्चन पूछेगा हु इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंपनी, तो डायरेक्टर इज द ब्रेन ऑफ द कंपनी। CIN मींस कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। डायरेक्टर देखिए, एक कंपनी में एक से ज्यादा डायरेक्टर हो सकता है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े कि एक कंपनी में 15 डायरेक्टर हो सकता है, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप 15 से एक्सीड भी करवा सकते हो। कलेक्शन ऑफ ऑल द डायरेक्टर कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कलेक्शन ऑफ ऑल द डायरेक्टर इन ए कंपनी कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और इंडिविजुअली हम लोग उसको डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके साथ ही आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं, आप लोग सारे वीडियो को देखिए, सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप लोग प्ले स्टोर में जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें प्रीमियम टेस्ट सीरीज परचेस करके प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, कभी भी रिशेड्यूल आज हो सकता है डेट आपका। डायरेक्टर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 234, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर किस सेक्शन में डिफाइन है? 2 सबसेक्शन 34 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। डायरेक्टर इज द एपेक्स बॉडी ऑफ कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबल फॉर कोर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी। डायरेक्टर क्या होता है? देखिए भैया कि ये एपेक्स बॉडी ऑफ कंट्रोल, बिजनेस में जितने भी चीजों को, जितने भी अफेयर्स को कंट्रोल किया जाता है, वो डायरेक्टर के द्वारा ही किया जाता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कोर मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का भी बहुत ही अहम हिस्सा होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर गेट देयर पावर फ्रॉम द कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट द्वारा इनको पावर मिलता है। कंपनी एक्ट में बताया गया है कि डायरेक्टर के लिए क्या क्या पावर होते हैं। एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी, और आर्टिकल भी इनको पावर देता है कि क्या क्या ये पावर अपना अप्लाई कर सकते हैं कंपनी में। एज वेल एज वेरियस राइट फ्रॉम द बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इतने जगह से इनको पावर मिलता है, कंपनी एक्ट से, आर्टिकल से, और बोर्ड रेजोल्यूशन से। अब डायरेक्टर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम इज द फर्स्ट डायरेक्टर। ये कहा जाता है हु शैल बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो फर्स्ट डायरेक्टर मींस पहला डायरेक्टर। देखिए कौन होता है पहला डायरेक्टर, सुन लीजिए स्टूडेंट्स। पहला डायरेक्टर प्रमोटर द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और अगर प्रमोटर डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर पा रहा है, तो ये मान लिया जाता है, ठीक, ये मान लिया जाता है कि वो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, ठीक है, पहला जो सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम का, वही पहला डायरेक्टर है कंपनी का। ठीक है, मैंने क्या कहा आप लोगों से कि प्रमोटर अपॉइंट करता है फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को। अगर प्रमोटर नहीं कर पा रहा है अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को, तो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम, द फर्स्ट सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम इज नोन एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, आगे देखिए। एवरी डायरेक्टर शैल अपॉइंटेड बाय कंपनी इन इट्स जनरल मीटिंग। ठीक है, और उसके देखिए कोई भी डायरेक्टर, इस फर्स्ट डायरेक्टर को छोड़ के और कोई भी डायरेक्टर कब अपॉइंट होते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है। DIN मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर डायरेक्टर के पास एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, जिससे कि ये पता लग सके कि वो कंपनी का डायरेक्टर है। बिना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हुए आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। ठीक है, और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको रजिस्ट्रार के पास जमा करना होता है, सबमिट करना होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2/3 ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी इज रिटायर बाय रोटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहा? 2/3 ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज रिटायर बाय रोटेशन। ठीक है, एंड दे में भी, और रीपॉइंट भी ये लोग हो सकते हैं। पर्सन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर फिल इज कंसेंट विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, मतलब 30 दिन के अंदर उसको अपना कंसेंट रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। ठीक है, कंसेंट देना पड़ेगा, और रजिस्ट्रार के पास उसको एक और चीज क्या सबमिट करना है? DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एडिशनल डायरेक्टर के बारे में देखिए कुछ बात दिया है। एडिशनल डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी डायरेक्टर हैं
एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, कोई भी अदर डायरेक्टर, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करेगा। सिर्फ फर्स्ट डायरेक्टर को प्रमोटर अपॉइंट करता है, और अगर प्रमोटर नहीं अपॉइंट कर पाया तो मान लिया जाता है सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम इज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। देखिए क्या लिखा लिखा हुआ है, अल्टरनेट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर इज विद इन, ये विद इन देखिए स्टूडेंट्स विद इन 2 years में होता है। सॉरी स्टूडेंट्स, इसको आप लोग 2 years नहीं, ये आपका होगा, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर का आप टाइम बदल चुका है, अब ये एवरी ईयर होता है, ठीक है। रोटेशन ऑफ डायरेक्टर इज विद इन 1 year। इट हैज बीन मेड मैंडेट फॉर अ डायरेक्टर हु इज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। अब देखिए रेजिग्नेशन के बारे में कुछ कह रहा है, कोई भी डायरेक्टर जो अपने पोस्ट से रिजाइन करना चाहता है तो वो अपने कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन को किसको दे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना पड़ेगा विद इन 30 days ऑफ सच रेजिग्नेशन। 30 दिन के अंदर आपको अपना रेजिग्नेशन, आपको यानी कि डायरेक्टर को अपना रेजिग्नेशन लेटर का कॉपी किसको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को भी देना पड़ेगा। एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑल द डायरेक्टर मस्ट रिटायर। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में कितने डायरेक्टर रिटायर हो सकते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है कि पहले जनरल मीटिंग में कितने डायरेक्टर रिटायर हो सकते हैं, तो जितने भी डायरेक्टर हैं सब रिटायर हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एज मेनी डायरेक्टर एज मे बी नेसेसरी ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जितना डायरेक्टर उतना वो अपॉइंट कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। चलिए आगे पढ़ते हैं। कैजुअल वैकेंसी कैन बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैंने बताया कि कोई भी वैकेंसी कौन फिल करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही। ए डायरेक्टर मस्ट वेकेट हिज ऑफिस इफ ही फेल टू ऑब्टेन क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर विद इन 2 month। मतलब क्वालिफिकेशन शेयर, अगर देखिए क्वालिफिकेशन शेयर का जो अमाउंट वैल्यू होता है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, क्वालिफिकेशन शेयर वैल्यू ₹5000। ये मैंने कहीं पे आगे डिस्कस भी किया है, लेकिन यहाँ पे भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग आगे इसके। तो अगर क्या कह रहा है कि अगर 2 महीने के अंदर आप क्वालिफिकेशन शेयर नहीं ऑब्टेन कर पाते हो तो आपको आपके पोस्ट से वेकेट कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा, ठीक है। आगे पढ़े हम लोग। एवरी ईयर कंपनी हेल्ड एटलीस्ट 4 मीटिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर साल कंपनी को 4 मीटिंग हेल्ड करना है। एंड द गैप बिटवीन 2 मीटिंग, 2 मीटिंग के बीच का गैप 120 दिन होना चाहिए, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार, और जो नॉर्मल जनरल मीटिंग होता है वो मिनिमम 4 मीटिंग आपको हेल्ड करना है साल में, ठीक है। और 2 मीटिंग के गैप के बीच का गैप 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी पे ओवरऑल मैनेजरियल रेम्युनरेशन मैक्सिमम 11%। स्टूडेंट्स अभी हम लोग मैक्सिमम रेम्युनरेशन के बारे में आगे चार्ट भी देखेंगे, पूरा एक चार्ट, एक फ्लो चार्ट हम लोग देखेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि मैक्स ओवरऑल मैनेजरियल रेम्युनरेशन अगर पूछ दिया कि ओवरऑल मैनेजरियल रेम्युनरेशन कितना है, वर्ड्स को ध्यान देना होगा, यहाँ पे लिखा है ओवरऑल, तो ओवरऑल मैनेजरियल रेम्युनरेशन मैक्सिमम 11%, ठीक है। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी एट द रेट ऑफ ₹7, एट द रेट ऑफ 7.5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या कह रहा है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कंपनी कितना कर सकता है, 7.5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। कंपनी कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू नेशनल डिफेंस फंड। नेशनल डिफेंस फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए कोई लिमिट नहीं होता है, कंपनी जितना चाहे उतना कंट्रीब्यूट करे। मिनिमम वैल्यू ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर 5000, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर। कंपनी में बहुत 4 तरीके के मीटिंग देखे जाते हैं कि स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग एंड क्लास मीटिंग। चलिए स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होता है, स्टूडेंट्स देखिए स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होता है, ऐसा मीटिंग जो कंपनी के लाइफ टाइम में
कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में एक बार किया जाता है, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। क्या कहा मैंने? स्टैट्यूटरी मीटिंग मींस मीटिंग विच इज हेल्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर द शेक ऑफ योर नॉलेज इतना आपको बता दें हम कि स्टैट्यूटरी मीटिंग का ये प्रोविजन अब नहीं है अभी। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ ले कि स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट करना चाहिए, कितना टाइम ड्यूरेशन में कंडक्ट करना चाहिए, तो कुछ इसके बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर, बताया मैंने अभी, तो इसको मार्क करिए। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर कंडक्टेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के कमेंस होने के बाद ही आपको कंडक्ट करना है। ऑफ ए पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी, जो भी कंपनी हो लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी है उसको भी करना है, लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी है उसको भी करना है। एंड हैविंग ए शेयर कैपिटल, और वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है, इन सारे कंपनीज को क्या कंडक्ट करना है? स्टैट्यूटरी मीटिंग। शुड होल्ड ए मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर विद इन 6 months बट नॉट अर्लियर देन 1 month। ठीक है, एक महीने के बाद, ठीक है, मतलब 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर, और 6 महीने के पहले आपको स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट कर लेना है। बिजनेस के कमेंस होने के 1 महीने बाद और 6 महीने के पहले आपको स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या कर लेना है? कंडक्ट कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट इसी स्टैट्यूटरी मीटिंग को हम लोग पहला जनरल मीटिंग कहते हैं। फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इज द स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्टेड वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इट इज कंडक्टेड वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। राइट नाउ दिस सेक्शन इज एबोलिश, अभी ये करंट में प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अगर आपसे बीएचयू क्वेश्चन पूछे कि स्टैट्यूटरी मीटिंग के बारे में, तो एक कंपनी कमेंस होने के 1 महीने में कर लेना चाहिए और 6 महीने के अंदर में। ठीक है, अब हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेल्ड वंस इन ए ईयर, एक साल में एक बार कंडक्ट होने वाला मीटिंग कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। कंडक्टेड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सबको होल्ड करना है। वेदर लिमिटेड बाय शेयर और बाय गारंटी, हैविंग और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, इन सबको एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाना है, जो कि साल में एक बार होता है। पीरियड ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मतलब कंपनी स्थापित हुई तो पहला जनरल मीटिंग कब कर लेना चाहिए? तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। पहले फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते पहला एनुअल जनरल मीटिंग नए कंपनी का कंडक्ट हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रार कैन नॉट ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ ए पीरियड बियॉन्ड 9 months। स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है इसमें, कहा तो जाता है ये नॉर्मल केस में कि 6 महीने में कर लो, 3 महीने का एक्सटेंशन रजिस्ट्रार देता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि 9 महीने का एक मैक्सिमम टाइम इंटरवल आपको दिया जाता है, बियॉन्ड इसके कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब 9 महीने के अंदर अंदर तो आप कंडक्ट कर लो एक एनुअल जनरल मीटिंग। रिक्वायरमेंट इन दिस रिगार्ड आर, इसके बारे में देखिए क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, अच्छा ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा। पीरियड ऑफ सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग, सब्सिक्वेंट मतलब पहले जनरल एनुअल जनरल मीटिंग होने के बाद वाला मीटिंग। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट मतलब पहले जनरल मीटिंग के, एनुअल जनरल मीटिंग के होने वाला बाद वाला जो मीटिंग होगा, ठीक है, होल्ड सच मीटिंग विद इन 6 months, 6 महीने के अंदर। ठीक है, मतलब 9 महीना मैक्सिमम लिमिट पहले जनरल मीटिंग, उसके बाद वाला जो मीटिंग है वो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, टाइम लैग बिटवीन टू सक्सेसिव मीटिंग शैल नॉट, वही तो बात हो गया ना, 9 और 6 15। दूसरा सब्सिक्वेंट मीटिंग 6 महीने में कंडक्ट हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो गैप हो गया ना, 9 और 6, 9 महीने में पहला जनरल मीटिंग हो जाना चाहिए और 6 महीने में सब्सिक्वेंट मतलब पहले के बाद वाला मीटिंग। ठीक है, और दोनों के बीच का गैप क्या हो गया? 15 महीना। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। किसी एनुअल जनरल मीटिंग होने के लिए 21 दिन पहले, 21 डेज पहले आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा।
बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या किन किन विषयों पे बात होती है, देखिए। एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनी ने अडॉप्ट किया है, ठीक है, क्या उसमें चेंजेस करेगा। बोर्ड्स रिपोर्ट, बोर्ड के रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन होता है, ऑडिटर के रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन होता है। डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, आपसे पूछ सकता है कि डिविडेंड का डिक्लेरेशन कौन से कब होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आपको आ सकता है कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कब होता है, तो इट इज डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं उनके जगह नए डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात भी होती है एजीएम में। अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन द रेम्युनरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और उसका रेम्युनरेशन सेट करने का बाद भी एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, एक टॉपिक है यहाँ पे क्वेरम। क्वेरम मतलब क्या होता है, हम लोग सुने होंगे आप लोग बहुत भी कि क्वेरम मतलब क्या होता है। तो जिन स्टूडेंट्स को पता है कि व्हाट इज क्वेरम, तो वीडियो को आप लोग पॉज करके पहले कमेंट करिए कि व्हाट इज क्वेरम। तो चलिए, और जिनको नहीं पता है, दिमाग से स्किप कर गया है, तो उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज क्वेरम। तो क्वेरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू बी प्रेजेंट टू मेक द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग वैलिड। मतलब एक मीटिंग में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की बात जो होती है, दैट इज कॉल्ड क्वेरम। तो क्वेरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट शुड बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। अगर वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर नहीं प्रेजेंट होंगे मीटिंग में, तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगा। तो व्हाट इज क्वेरम? क्वेरम मींस द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर विच शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, मीटिंग को वैलिड करने के लिए। क्वेरम फॉर एजीएम, अब कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, बात तो हो गया कि मिनिमम मेंबर प्रेजेंट होने, क्वेरम मींस द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट शुड बी प्रेजेंट एट द मीटिंग टू मेक इट वैलिड मीटिंग, ठीक है। अब इनके कितने मेंबर होने चाहिए, देखिए पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में। तो सबसे पहले हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करें, लेस देन 1000 मेंबर्स। अगर पब्लिक कंपनी में 1000 से कम मेंबर्स है, तो क्वेरम मेंबर 5 होने चाहिए। 1000 से 5000 के बीच में है, ठीक है, तो 15 मेंबर होने चाहिए क्वेरम के लिए। 5000 से ज्यादा है तो 30 मेंबर। प्राइवेट कंपनी में 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, या तो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, और अगर 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ नहीं तो आपका 2 डायरेक्टर, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मेरे मान लीजिए कि मेरे पास 180 मेंबर है, 180 का 1/3 कितना हो गया, 60, और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, 60 मेंबर इज हायर, तो दे आर कॉल्ड द क्वेरम फॉर द प्राइवेट कंपनी मीटिंग। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। की मैनेजरियल पर्सोनेल, की मैनेजरियल पर्सोनेल मतलब इंपॉर्टेंट मैनेजरियल पर्सोनेल कौन कौन होते हैं, मुख्य जिसको कह ले, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर, द कंपनी सेक्रेटरी, द होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, such other officer not more than one level below the director who is in the whole time employed designated as the key managerial personnel। कह रहा है such other officer not more than one level below the director, डायरेक्टर से एक लेवल बिलो, हु इज इन दी होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो कि होल टाइम एम्प्लॉय है कंपनी का, डेजिग्नेट, उसको भी हम लोग की मैनेजरियल पर्सोनल कहेंगे। सच अदर ऑफिसर एज में प्रिस्क्राइब, और जो प्रिस्क्राइब कर दिया जाए, ठीक है, उसको भी हम लोग कह सकते हैं। तो वैसे तो 5 ही ये है जिनको हम लोग कहेंगे की मैनेजरियल पर्सोनल, ठीक है। चलिए, अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सोनल, अब की मैनेजरियल पर्सोनल के अपॉइंटमेंट के बारे में हम लोग बात कर ले। कंपनी विथ पेड अप कैपिटल ऑफ मोर देन और इक्वल टू 10 लाख अपॉइंट होल टाइम की मैनेजरियल पर्सोनल, वो कंपनी जिसका 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा पेड अप कैपिटल है, वो कंपनी होल्ड एक की मैनेजरियल पर्सोनल को अपॉइंट करेगा। Further, a company with at least 5 lakh paid up capital is required to employ a full-time company secretary। और अगर आपका 5 लाख पेड अप कैपिटल भी है, तो आपको कंपनी में एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा एज ए रूल।
और कंपनी सेक्रेटरी को भी हम लोग होल्ड एज ए की मैनेजरियल पर्सोनल कहते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अदर देन दी स्टेटूटरी एंड एजीएम आर कॉल्ड एक्स्ट्रा। ठीक है। स्टेटूटरी मीटिंग को छोड़ के, एनुअल जनरल मीटिंग को छोड़ के, कोई ऐसा अर्जेंट टॉपिक आ गया, कोई ऐसा अर्जेंट आ गया, ठीक है, मेंबर ने स्ट्राइक कर लिया, एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर लिया, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क आ गया, इमरजेंसी आ गया, तो इमरजेंसी में बुलाए हुए मीटिंग को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले आप लोग, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। ठीक है। मिनट बुक सेक्शन 118 में डिफाइन है कंपनी एक्ट 2013 में। मिनट में बी डिफाइंड एज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन एट द जनरल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एनी अदर मीटिंग हेल्ड इन परसुएंस ऑफ कंपनी एक्ट। नहीं समझ में आया होगा कि सर क्या है ये। देखिए, मिनट बुक मतलब वो सारे टॉपिक जो कि मीटिंग में डिस्कस होने हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी मीटिंग हो, एजीएम हो, बोर्ड का मीटिंग हो, या कोई भी अदर मीटिंग हो, उस मीटिंग में किन किन विषयों पे चर्चा करना है, उन सारे विषयों के बारे में जिस बुक में आप नोट डाउन करते हो, इट इज नोन एज मिनट बुक। तो मिनट बुक मतलब वो बुक जिसमें मीटिंग में कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, दैट इज नोन एज मिनट बुक। तो अब एक बार और पढ़ देते हैं। तो मिनट में बी डिफाइन एज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट द जनरल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एनी अदर मीटिंग हेल्ड इन परसुएंस ऑफ कंपनी एक्ट। कंसाइज एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। ठीक है। मीटिंग का क्या हुआ, मैंने बताया टॉपिक का रिजल्ट क्या हुआ, मतलब मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुए टॉपिक के बारे में उसका क्या रिजल्ट आया, वो भी रिकॉर्ड होता है मिनट बुक में। इन अदर वर्ड, इट रिप्रेजेंट द रिकॉर्ड वॉट एवर टुक प्लेस, मतलब मीटिंग में क्या क्या किन किन विषय पे डिस्कस हुआ, वो टॉपिक, उन विषय पे डिस्कस होने के बाद उसका क्या परिणाम निकला, क्या रिजल्ट निकला, उसके बारे में जो रिकॉर्ड करता है, दैट इज नोन एज मिनट बुक। एजेंडा, लिस्ट ऑफ मीटिंग एक्टिविटी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द ऑर्डर विच दे आर टू बी टेकन। एजेंडा मतलब कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, कौन सा टॉपिक किसके बाद डिस्कस करना है, इन सब का जो एक रिकॉर्ड रखता है, दैट इज एजेंडा। तो एजेंडा मीन्स द टॉपिक टू बी डिस्कस इन दी मीटिंग। अब बात नहीं समझ में आ रहा होगा, सर मिनट बुक भी तो यही कह रहा था, एजेंडा भी तो यही कह रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, एजेंडा मतलब कौन सा टॉपिक डिस्कस होना है मीटिंग में, दैट इज नोन एज एजेंडा। वो टॉपिक जब डिस्कस होना स्टार्ट हो गया, उस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद क्या रिजल्ट आया, उन सब के बारे में जानकारी देता है मिनट बुक। तो एजेंडा में टॉपिक नोट डाउन है, वो टॉपिक जब डिस्कस होना स्टार्ट हो गया, उस टॉपिक डिस्कस होने के बाद हर एक टॉपिक का क्या रिजल्ट आ रहा है, दैट इज क्या है, मिनट बुक। एजेंडा जिसमें सिर्फ टॉपिक को हम लोग रखते हैं और किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है उसके बारे में बात करते हैं। मोशन और रेजोल्यूशन, मैटर विच इज टू बी डिस्कस, किसी भी मैटर को जो डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड मोशन, और उसका परिणाम रेजोल्यूशन। ठीक है। अब काइंड ऑफ रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। आप लोग पढ़ते होंगे कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कुछ चीजों में, कुछ में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है। इन सब को छोड़ के दो और रेजोल्यूशन होते हैं, रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड स्पेशल नोटिस एंड अनएनिमियस रेजोल्यूशन। क्या होता है, देखिए स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। कहा जाता है बुक्स में आप लोग देखे होंगे कि सिंपल मेजोरिटी, अरे वो सिंपल मेजोरिटी मतलब कितने की मेजोरिटी, तो मोर देन 50% ऑफ वोट्स। ठीक है, इतने की मेजोरिटी होनी चाहिए। अनएनमियस रेजोल्यूशन के लिए 100% कंसेंट होना चाहिए सारे मेंबर्स के। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जिसमें 3/4 और 75% मेजोरिटी होने चाहिए मेंबर्स के। रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड स्पेशल नोटिस, ऐसा रेजोल्यूशन जिसमें स्पेशल नोटिस का रिक्वायरमेंट है। मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन member holding not less than 1% of the total voting power or holding share
on which such aggregate sum not exceed ₹5 लाख। क्या कह रहा है? रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड स्पेशल नोटिस। तो ऐसा रेजोल्यूशन कौन पास कर सकता है? वो मेंबर जो कि कम से कम होल्ड किया हुआ है 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। टोटल वोटिंग पावर का 1% इसके पास है, या तो होल्डिंग शेयर ऑन विच सच एग्रीगेट सम नॉट अमाउंट एक्सीडिंग, या तो उसके पास 5 लाख का शेयर हो, या तो टोटल वोटिंग राइट का 1% उसी का हो। तो ऐसे लोग ही ये वाले रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन कौन कौन से केसेस में जरूरत पड़ते हैं, ठीक है, और किस किस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पूछता मतलब जरूरत पड़ता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट कि अ, इसमें मतलब कंपनी का नाम अगर चेंज करना है तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करे, डायरेक्टर को हटाना है तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करे, ऑडिटर को अपॉइंट करना है, सैलरी देना है, रेम्युनरेशन देना है, ऑडिटर को हटाना है, तो इन सब को हम लोग कौन सा रेजोल्यूशन पास करें। तो अलग अलग पढ़ने से बेहतर है मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक टॉपिक में डिस्कस कर दिया, एक टॉपिक स्पेशल रेजोल्यूशन में डिस्कस कर दिया कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, कौन कौन से वो चीजें आएंगे जिसके लिए हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, कौन कौन से ऐसे चीजें आएंगे जिसके लिए हमको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। तो इतने पॉइंट्स को अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो इससे बाहर का आपको कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब कौन कौन से बिजनेस है, चीजें हैं जिसमें हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है तो पास करिए स्पेशल रेजोल्यूशन। अल्टरेशन इन द प्रोविजन ऑफ एमओए, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन को चेंज करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना है तो चेंज स्पेशल रेजोल्यूशन जरूरत पड़ेगा। वेरिएशन इन टर्म ऑफ कंडक्ट और ऑब्जेक्ट इन प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करिए। इशू ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव्ड, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद बाईबैक करना है तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑडिटर को अगर हटाना है आपको बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, देखिए टर्म एक्सपायर हो गया तब तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके हम कर सकते हैं, लेकिन टर्म एक्सपायर होने के पहले ही हमको किसी ऑडिटर को हटाना है ड्यू टू एनी रीजन तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। वेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्ट्रिक्ट टू एक्सरसाइज देयर रिस्ट्रिक्टेड पावर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उनके रिस्ट्रिक्टेड पावर को हमको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिस्ट्रिक्टेड पावर को अगर हमको रोकना है तो हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर हु इज बिलो द एज ऑफ 20 और एट 70 ईयर्स, ठीक है। अगर हमको किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है जिसका एज 21 ईयर्स से कम है या 70 साल से अधिक है तो इस टाइप के एज ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट अगर करना है तो हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इफ द आर्टिकल इज रिक्वायर्ड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन टू डिटरमाइन द रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग मैनेजरियल होल टाइम, देखिए स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे सुन लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है। रेमुनरेशन को सेट करने के लिए डायरेक्टर हो, मैनेजरियल डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, कोई भी हो, इनके रेमुनरेशन को सेट करने के लिए नॉर्मली हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी मेंशन है कि आपको पास करना है डिटरमाइन करने के लिए सैलरी, ठीक है, रेम्युनरेशन डिटरमाइन करने के लिए पास करना आपको स्पेशल रेजोल्यूशन तो हम पास करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरीली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नॉर्मल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, कंपनी का टेन्योर पूरा होने से पहले अगर हमको कंपनी को बंद करना है तो वॉलेंट्री रेजोल्यूशन, वॉलेंट्री वाइंड अप करना है तो इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बियॉन्ड मैक्सिमम, अभी हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा इसके पहले ही कि बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट 15 से ज्यादा अगर डायरेक्टर हमको चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। रीअपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज प्रिस्क्राइब्ड टर्म, 5 साल के बाद, 5 साल एक डायरेक्टर बिजनेस में रहता है उसके बाद भी हमको उस डायरेक्टर को रीअपॉइंट करना है तो हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन,
बिजनेस ट्रांजेक्टेड, कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्ट किए जाते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके? देखिए, इंक्रीज इन द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल के नॉमिनल वैल्यू को इंक्रीज करना है। कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर आफ्टर पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। ठीक है, कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर आफ्टर, अगर कंपनी को एक्सेप्ट करना है पब्लिक डिपॉजिट तो कंपनी जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकता है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। फिक्सेशन ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, इन सब के लिए हमको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, कंपनीज परमिशन टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड। बोनाफाइड मीन्स ट्रस्ट। ठीक है, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। किसी मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर को अगर अपॉइंट किया तो उनको अप्रूवल देने के लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्युनरेशन पेबल टू दी डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्युनरेशन पेबल टू द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। अभी मैंने आपको बात किया कि रेम्युनरेशन डिसाइड करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर स्पेशली मेंशन है कि नहीं स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना है रेम्युनरेशन डिटरमाइन करने के लिए, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, अगर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड तो स्पेशल रेजोल्यूशन, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड तो नॉर्मल रेजोल्यूशन पास करके आप वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कर सकते हो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर टाइम पीरियड। अब हम लोग बात करेंगे रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन हर जगह आ रहा है, ये रहा रेम्युनरेशन के बारे में एक पूरा चार्ट जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा रेम्युनरेशन से रिलेटेड सारे बातें। रेम्युनरेशन के लिए हम लोगों ने अभी एक पॉइंट इसके पहले भी पढ़ा था कि ओवरऑल मैनेजमेंट रेम्युनरेशन पेबल बाय ए पब्लिक कंपनी शैल नॉट एक्सीड, ओवरऑल मैनेजमेंट रेम्युनरेशन शैल नॉट एक्सीड या मैक्सिमम लिमिट कितना है 11% ऑफ द किसका नेट प्रॉफिट का, किसके नेट प्रॉफिट का, कंपनी के नेट प्रॉफिट का, फॉर द फाइनेंशियल ईयर। समझ में आया? कंपनी में पे हायर रेम्युनरेशन सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन ऑफ शेड्यूल 5 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। कंपनी चाहे तो 11%, देखिए नॉर्मल कंडीशन में आप लोग याद रखिए 11% इज द ओवरऑल रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन टू वन मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक होल टाइम डायरेक्टर है, एक मैनेजर है, तो उसका रेम्युनरेशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये मैक्सिमम लिमिट है। एक डायरेक्टर, एक मैनेजिंग डायरेक्टर, एक होल टाइम डायरेक्टर और अगर एक आपका मैनेजर है तो उनके लिए मैक्सिमम लिमिट क्या है 5। In case there are more than one such director or manager, the total remuneration of such a director shall not exceed 10% of the net profit। अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर है, मैनेजर है, तो उनका कितना नहीं होना चाहिए रेमुनरेशन, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेमुनरेशन टू द डायरेक्टर हु आर नाइदर द मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर द होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर शैल नॉट एक्सीड 1%। ऐसा डायरेक्टर जो कि ना तो कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना ही होल टाइम डायरेक्टर है और ना ही कंपनी का वो मैनेजर है, क्या कहा मैंने, ना मैनेजर है, ना होल टाइम डायरेक्टर है, ना ही मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो इनका रेमुनरेशन कितना होगा 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ठीक है, इन अदर केसेस रेमुनरेशन शैल नॉट एक्सीड 3%। इन सबको छोड़ के कोई और भी अगर केस आ गया तो उस केस में 3% से ज्यादा नहीं मिलेगा रेमुनरेशन नेट प्रॉफिट का। ठीक है, in case in any financial year profit are inadequate or there is no profit, remuneration except fees to the director shall be paid according to schedule 5। कह रहा है किसी साल अगर inadequate profit होगा, आपसे पूछा जा सकता है in case of inadequate profit then for paying remuneration which of the following schedule is relevant या which of the following schedule provision should be need to follow in case of inadequate profit for the firm if company want to distribute remuneration then which of the schedule is applicable, तो schedule 5। ठीक है, प्रॉक्सी,
प्रॉक्सी क्या होता है, सेक्शन 105 में डिफाइन है। जैसे कि आप लोग बहुत से स्टूडेंट्स जानते होंगे व्हाट इज प्रॉक्सी, ठीक है। क्लास में नहीं है, क्लास को बंक कर दिया और अपने दोस्त को कह दिया कि प्रोफेसर आएगा तो मेरा अटेंडेंस भी चुपके से क्या कर देना, बोल देना, प्रेजेंट लगा देना, ठीक है। अब आप घूम रहे हो कहीं पे बाहर बाहर, जैसे कि मान लेते कि कहीं आप बाहर घूमने गए, बीटी चले गए घूमने, तो पता चला कि अब आपका दोस्त आपके क्लास में बैठ के प्रोफेसर लिया अटेंडेंस और आपके जगह पे चुपके से बोल दिया कि प्रेजेंट सर, तो लग गया आपका क्या, अटेंडेंस लग गया। तो प्रॉक्सी मतलब कंपनी के सेंस में भी वही है। प्रॉक्सी मतलब शेयर होल्डर के एब्सेंस में, शेयर होल्डर के एब्सेंस में शेयर होल्डर द्वारा अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति जो कि मीटिंग में प्रेजेंट रहेगा, शेयर होल्डर के बिहाफ में बोलेगा, ठीक है। लेकिन इसको वोटिंग राइट नहीं है, वोटिंग राइट सिर्फ पोल पे वोटिंग राइट अवेलेबल होता है इनको, ठीक है। ना तो बोलने का इनको अधिकार है कोई और डिसीजन में, डिसीजन मेकिंग में इसको बोलने का अधिकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको ये शेयर होल्डर के बिहाफ में बोलेगा, कंपनी के लिए ये कोई डिसीजन लेने में, बोलने में अधिकार नहीं रखता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं प्रॉक्सी। मतलब प्रॉक्सी मीन्स जो शेयर होल्डर के जगह पे मौजूद रहता है जनरल मीटिंग में। देखिए पढ़ देते, द पर्सन अपॉइंटेड टू अटेंड एंड वोट फॉर अनदर, अनदर मतलब वही शेयर होल्डर की बात हो रही है। Proxies shall not have the right to speak at such meeting and shall not be entitled to vote except on a poll। ना तो वोट करने की राइट है, ना तो कंपनी के किसी डिसीजन में आपको बोलने की राइट है। आपको बोलने की राइट किसमें है, सिर्फ शेयर होल्डर के बिहाफ में आप बोल सकते हो, ठीक है। मेंबर हैव ए राइट टू अपॉइंट मोर देन वन प्रॉक्सी, आप चाहे तो एक से ज्यादा प्रॉक्सी आप अपॉइंट कर सकते हो अपने लिए। आप यानी मेंबर की बात हो रही है। ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए प्रॉक्सी सेल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच मेंबर और नंबर ऑफ मेंबर नॉट एक्सीड 50 एंड इन सच नंबर ऑफ शेयर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, आपको कह रहा है इसमें कि 50, एक व्यक्ति 50 से ज्यादा लोगों का प्रॉक्सी नहीं बन सकता, ठीक है ना, ये बात कहता है। एडजर्न मीटिंग, एडजर्न मीटिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स देख लीजिए। एडजर्न मीटिंग मींस कैंसिल और सस्पेंड द मीटिंग, जब हम कंपनी के मीटिंग को सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज द एडजर्न मीटिंग। समझ में आया, कंपनी के मीटिंग को आपने किसी कारण क्या कर दिया, आपने एडजर्न कर दिया, स्थगित कर दिया, ड्यू टू एनी रीजन, दैट इज नोन एज द एडजर्न मीटिंग। नो, अगर किसी कारण से, ठीक है, किसी कारण से कैंसिल हो गया तो उसके लिए हमको नोटिस देने का जरूरत नहीं है। तो एडजर्न मीटिंग मतलब कि किसी चीज में अगर फॉल्ट कर गया, फॉर एग्जांपल बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई चीज फॉल्ट आ गया, क्वेरम पूरा नहीं है, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग में कितने नंबर ऑफ मेंबर की जरूरत है ये हम लोगों ने डिस्कस किया। मान लीजिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर मौजूद नहीं है, क्वेरम मेंबर मौजूद नहीं है, तो मीटिंग क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, सस्पेंड। और सस्पेंडेड और कैंसिल मीटिंग को हम लोग कहते हैं एडजर्न मीटिंग, ठीक है। नो नोटिस इज रिक्वायर्ड, नन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन गिवन अंडर, मतलब पूछेगा आपसे कि एडजर्न मीटिंग होता अगर है तो कौन से सेक्शन को फुलफिल नहीं किया जाता जिसके कारण एडजर्न मीटिंग बन जाता है वो मीटिंग। तो अगर आप सेक्शन 46 के, अगर आप सेक्शन 46 के रूल को नहीं फॉलो करोगे तो एडजर्न मीटिंग हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, इससे क्वेश्चन पूछता है, काफी तो इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, पहले तो नॉर्मल मेरे बात को आप लोग सुन लीजिए। ट्रांसफर मतलब जब आप अपने मर्जी से किसी और पर्सन को शेयर ट्रांसफर कर देते हो, बेच देते हो, सेल कर देते हो, ठीक है, अपना ओनरशिप दूसरे को ट्रांसफर कर देते हो अपने मर्जी से, इट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन जो लॉ द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, लॉ द्वारा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ से, लॉ द्वारा अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर ट्रांसफर किया जाता है, इट इज नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ठीक है। लॉ द्वारा अगर शेयर को दिया जा रहा है, इट इज नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। देखिए इसके बारे में मैंने
तीन चार पॉइंट लिखे तो उसको पढ़ देते एक बार आप लोगों के लिए। वॉलेंट्री एक्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर इज ए वॉलेंट्री एक्ट ऑफ द पार्टी, मतलब जब मेंबर खुद से चाहता है कि वो किसी दूसरे को अपना शेयर ट्रांसफर कर दे, इट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ द्वारा अगर शेयर का ट्रांसफर हो रहा है, इट इज नोन एज द ट्रांसमिशन। स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसफर में स्टैम्प ड्यूटी लगता है, ट्रांसमिशन में नहीं लगता है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी बाय लॉ, इसमें कोई जरूरत नहीं है स्टैम्प ड्यूटी का। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इसमें मिलता है, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं दिया जाता है। चार्जेस, फॉर रजिस्टरिंग ए ट्रांसफर ऑफ ए कंपनी चार्ज सम फीस, कम ट्रांसफर होने के लिए कुछ फीस चार्ज किया जाता है, ठीक है, लेकिन ट्रांसमिशन में कोई भी फीस चार्ज नहीं किया जाता। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? तो आपसे इतना ही पूछेगा कि ट्रांसफर क्या होता है। ट्रांसफर में वॉलंटरीली जहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपना शेयर ट्रांसफर कर देता हो, और ऑपरेशन ऑफ लॉ द्वारा अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इट इज नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड मींस रिटर्न टू द शेयर होल्ड, शेयर इज नोन एज डिविडेंड, शेयर पे मिलने वाला इनकम, शेयर पे मिलने वाला रिटर्न नोन एज डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड अगर कोई कहे तो डिविडेंड मतलब डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड इंक्लूड किया हुआ रहता है। इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड मींस डिविडेंड पेड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। आपको क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि कौन सा डिविडेंड पे किया जाता है दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, तो इंटरिम डिविडेंड दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में पे किया जाता है। डिविडेंड व्हेन डिक्लेयर्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग, डिविडेंड कब कहाँ डिक्लेयर होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में, इसके पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इट बिकम डेप्ट, और जब ये एक बार डिक्लेयर हो गया तो कंपनी के लिए ये डेप्ट बन जाता है। तो डिक्लेयर डिविडेंड बिकम डेप्ट फॉर द कंपनी, जब तक कि वो उसको पे ना करता हो। रूल रिगार्डिंग डिविडेंड, डिविडेंड के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड एंड पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड कहां से दिया जाता है? आउट ऑफ प्रॉफिट से। डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड टू बी डिपॉजिटेड इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उसको 5 दिन के अंदर में बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है आपको। डिविडेंड में बी पेड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओइंग टू इनएडिक्वेट और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, अगर किसी साल इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ है और आपको डिविडेंड देना है तो आप अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से भी डिविडेंड दे सकते हो, ठीक है। डायरेक्टर में ट्रांसफर सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट, देखिए स्टूडेंट्स कुछ बात कहा गया है कि डिविडेंड में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट डायरेक्टर को रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। ये बाय लॉ बताया गया कि डायरेक्टर में ट्रांसफर सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज को डायरेक्टर को रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है डिविडेंड का। देखिए क्या है, डिविडेंड एक्सीड 10% बट नॉट एक्सीड 12.5%, 10% से ज्यादा हमको डिविडेंड देना पड़ रहा है लेकिन 12.5% से ज्यादा नहीं देना पड़ रहा है। शैल ट्रांसफर 2.5% ऑफ करेंट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व, 2.5% ऑफ नेट करेंट प्रॉफिट का आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट क्या है? 10% से 12.5% के बीच में है तो 2.5% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। 12.5% से ज्यादा लेकिन 15% से कम है तो 5% रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। 15% से ज्यादा है लेकिन 20% से कम है तो 7.5% करना पड़ेगा, और 20% के बियॉन्ड अगर हो गया तो 10% ट्रांसफर करना आपको रिजर्व में। डिविडेंड टू बी पेड इन कैश ओनली, डिविडेंड सिर्फ हम लोग कैश में पेड करते हैं, डिविडेंड को काइंड में नहीं पे किया जाता है, कैश में पे किया जाता है। डिविडेंड टू बी पेड टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को ही डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड टू बी पेड विद इन 30 days ऑफ डिक्लेरेशन, डिविडेंड का पेमेंट 30 दिन के अंदर आपको पे कर देना है। अगर नहीं करेगा 30 दिन के अंदर क्या होगा फिर? तो क्या होगा इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। कंपनी नॉट डिक्लेयर डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इफ द कंपनी फेल टू कंप्लाई विद सेक्शन 30 73 एंड 74, अगर इसको कंप्लाई नहीं कर रहा है इस सेक्शन के प्रोविजन को तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो।
30 दिन डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंतराल में आपको डिविडेंड का पेमेंट करना है। अब बात आता है अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में। स्टूडेंट्स देखिए, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, 30 दिन के अंदर नहीं दिया, ठीक है, 30 दिन के अंदर अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो क्या होगा? वेयर ए डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय ए कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड विद इन 30 डेज, अभी पढ़ा हम लोगों ने 30 डेज के अंदर नहीं पेमेंट हो रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, जिस दिन डिक्लेयर हुआ उस दिन से गिनना शुरू, 30 दिन के अंदर तक अगर डिविडेंड नहीं दिया गया है शेयर होल्डर को और ना ही उनके द्वारा कोई क्लेम किया गया है, entitled to payment of dividend of the company within 7 days from the date of expiry of the said period। 30 दिन के बाद एक 7 दिन का और ग्रेस डेज दिया जा रहा है। अगर इतने दिन में भी डिविडेंड नहीं दिया गया है, अनक्लेम डिविडेंड है, अनपेड डिविडेंड है, तो इस 7 दिन के अंदर, ठीक है, मतलब 37 दिन डिक्लेयर होने के बाद, 37 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन, 37 दिन डिक्लेयर होने के बाद अगर डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है तो टोटल अमाउंट को ट्रांसफर कर देना है अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आप लोगों का। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग बात कर ले स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑडिटर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर के बारे में, फर्स्ट ऑडिटर के बारे में देखिए, पहला ऑडिटर अपॉइंटेड बाय, लिख लीजिए आप लोग, फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर appointed by board of director within 30 days of its registration। कंपनी रजिस्टर होने के बाद 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देगा, ठीक है ना, ऑडिटर को, पहले ऑडिटर को। इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्स देन members of the company appoint first auditor within if board of director fail then member of the company appoint first auditor within 90 days, 90 दिन के अंदर at an extraordinary एनुअल जनरल मीटिंग बुला के। ओके स्टूडेंट, ये बात आपको याद रखना है फर्स्ट ऑडिटर के बारे में, कि फर्स्ट ऑडिटर जो है, ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑडिटर है इनको अपॉइंट करता है कौन? इनको अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर नहीं कर पाएगा तो मेंबर ऑफ द कंपनी करेगा 90 दिन के अंदर। और कहाँ करेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनुअल जनरल मीटिंग बुलवा के अपॉइंट किया जाएगा फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो स्टूडेंट्स इतना ही आपको पूछा जाएगा कंपनी लॉ के बारे में, इससे ज्यादा कंपनी लॉ या कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन ना तो बीकॉम में पूछेंगे ना एमकॉम में। बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक्स है, ठीक है ना, डिविडेंड के बारे में बताया या सम अदर कुछ इसके बारे में हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ठीक है, वो कुछ मतलब बेसिक चीजें आप लोगों को जानना है। लेकिन हमारे एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए पूरा का पूरा ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और प्रीमियम टेस्ट सीरीज परचेस करके आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए डिफरेंट एमसीक्यूज उसमें से। और साथ ही आप लोग क्या करें, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्टूडेंट्स देखिए, जो प्रीमियम टेस्ट सीरीज का प्राइस है वो आपको पता है
499 में है। इस 499 में आपको 10+ टेस्ट सीरीज मिलता है ऑनलाइन मोड पे, जो कि बीएचयू कंडक्ट करवा रहा है, जैसा कि इस बार से ऑनलाइन। इसके साथ ही आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। डाउट क्लियरिंग 24/7 के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको एवरी इवनिंग 30 to 50 एमसीक्यूज भेजे जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, विथ डिटेल आंसर। इसके साथ ही आपको 2000+ एमसीक्यूज फ्री मिलेंगे विथ डिटेल आंसर। तो इतना सारा फ्री बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ ₹499 में, मतलब सिर्फ 499 में आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीकॉम, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमकॉम। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, तो होप्स आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक हम लोग नए टॉपिक के साथ।